हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी रीडिंग। पिछले वीडियो में एकदम से वीडियो बंद हो गया था। मैं यहाँ पे छूट गया था मेरा पढ़ाना, सॉरी फॉर दैट। तो मैं यहीं से आगे से कंटिन्यू करती हूँ। तो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली मैं इस पे नहीं समझा रही क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा हुआ है तो समझ नहीं आएगा शायद, तो मैंने ये बनाया है। ये ग्राफ है P वर्सेस 1/V का ग्राफ। इसमें ये 3 टेम्परेचर दे रखे हैं, T3, T2 एंड T1। हमने सिंपली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, एक लाइन खींचनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे इस ग्राफ में इसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे क्या है, यहाँ ये वाला, इसको नीचे फिर वर्टिकल खींचना है, फिर इसके पॉइंट पे वर्टिकल खींच देना है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/V3, क्योंकि ये थर्ड वाला है, यहाँ पे मैंने सबस्क्रिप्ट में 3 डाला है, तो इसकी जो वॉल्यूम आएगी उसमें भी मैं 1/V3 लिखूँगी, या 1/V2 या 1/V1। एक्स एक्सिस में सबसे आगे है 1/V1, दैट मीन्स 1/V1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा, देन दिस। जब हम ऊपर न्यूमिरेटर में लेके जाते हैं तो अपोजिट हो जाता है, राइट। और क्योंकि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है और हमने यहाँ पे प्रेशर को मैंने कांस्टेंट किया क्योंकि मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इट मीन्स अगर यहाँ पे 2 ATM प्रेशर है तो मैं यहाँ पे भी 2 ही रहेगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो मैंने प्रेशर को कांस्टेंट किया, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा उसका टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा। V3 सबसे ज़्यादा तभी T3 सबसे ज़्यादा। आई होप सो दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। जैसा मैंने ऊपर वाला ग्राफ एक्सप्लेन किया था, एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर उसके करस्पॉन्डिंग ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है तीनों ग्राफ्स के लिए। फिर हमने V1, V2, V3 आएगा, उनको आपस में कंपेयर करना है कि कौन सा एक्स एक्सिस पे सबसे आगे है। V3 आगे था सबसे। फिर हमने वही यूज़ किया कि पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। P कांस्टेंट है, एन आर कांस्टेंट है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो जिसका V सबसे ज़्यादा उसका टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा, तो ऐसे इंटरप्रेट कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने इसको ऐसे ही इंटरप्रेट किया है। हमने ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट एक लाइन खींचनी होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल, फिर उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मार्क करने होते हैं एक्स एक्सिस पे, फिर उनको एक्स एक्सिस पे देखना होता है कि कौन सबसे आगे लाई कर रहा है, ऐसे लिख देते हैं। फिर इसको अगर मैं न्यूमिरेटर्स में लेके जाऊंगी तो ये अपोजिट साइन आ जाएगा। जैसे 1/V3 सबसे छोटा था तो V3 सबसे बड़ा हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। फिर इसके बेसिस पे कंपेयर करेंगे और टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इतना सा था इसमें। अब हम आगे पढ़ते हैं। फिगर 5.5, ये जो दोनों फिगर्स थी 5.5 शोज 2 कन्वेंशनल वेज ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग बॉयल्स लॉ। फिगर 5.5A, ये वाली फिगर इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ग्राफ बनाया हमने। द वैल्यू ऑफ K1 फॉर ईच कर्व इज डिफरेंट बिकॉज फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस इट वेरीज ओनली विद टेम्परेचर। देखिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी और बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी वी इज़ अ कॉन्स्टेंट और उस कॉन्स्टेंट का नाम दे दिया K1। तो K1 क्या आ गया, एन आर टी। ये यही कह रहा है कि वैल्यू ऑफ K1 फॉर ईच कर्व इज़ डिफरेंट। क्यों? क्योंकि हर कर्व पे मोल्स तो कांस्टेंट है, आर भी एक कांस्टेंट है, बट हर कर्व का टेम्परेचर डिफरेंट है, इसलिए वैल्यू ऑफ K1 फॉर ईच कर्व इज़ डिफरेंट बिकॉज फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस इट वेरीज ओनली विद टेम्परेचर। ईच कर्व करस्पॉन्ड टू डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। हर एक कर्व का डिफरेंट टेम्परेचर है, पहले 600 केल्विन, 400, 200, एंड इज कॉल्ड आइसोथर्म। इसको हम कहते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब क्योंकि हालांकि डिफरेंट कर्व्स पे टेम्परेचर डिफरेंट है, पर एक अगर मैं सिर्फ रेड वाली लाइन को कंसीडर करूं तो इस पूरी रेड लाइन के दौरान टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, और वो कितना है, 600 केल्विन। इस पूरी ग्रीन लाइन के अलोंग तो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, 400 केल्विन। हालांकि रेड और ग्रीन में अलग है टेम्परेचर, बट अलोंग द ग्रीन लाइन, पूरी ग्रीन यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जो ख़त्म हो रही है ग्रीन लाइन, उस पूरी ग्रीन लाइन तक तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसीलिए इसको हम कह रहे हैं आइसो, मतलब सेम, थर्म मींस टेम्परेचर। मतलब एक कर्व के दौरान, मान लो कोई भी कलर वाला कर्व चुन लो, उस पूरे कर्व के दौरान टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्लॉट। हायर कर्व्स करस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर। देख ही पा रहे हैं आप कि ये वाला कर्व थोड़ा ऊपर है तो ये हायर टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। इट शुड बी नोटेड दैट वॉल्यूम ऑफ गैस डबल्स इफ प्रेशर इज हाफ्ड। देखिए क्योंकि पी वी एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो अगर मैं प्रेशर को
2p कर दूंगी तो वॉल्यूम को हाफ होना पड़ेगा ताकि 2 से 2 कट जाए और pv की वैल्यू pv ही आ जाए, राइट। तो यही कह रहा है, अगर हमने वॉल्यूम को डबल कर दिया, अब मैंने प्रेशर को डबल किया, अब यही मैं वॉल्यूम को डबल करूँ तो मुझे प्रेशर को हाफ करना पड़ेगा, राइट। अब फिगर 5.5 का बी पोर्शन यानी कि ये वाला, रिप्रेजेंट ग्राफ बिटवीन p एंड 1/v, इट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, हाउएवर एट हायर टेम्परेचर्स pressures gases deviate from Boyle's law and under such conditions a straight line is not obtained in the graph। ये कह रहे हैं जब हाई प्रेशर हो जाता है, जब भी हाई प्रेशर हो जाता है, मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, ये ग्राफ डिविएट हो जाता है फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्योंकि हमें पता है एक गैस आइडियल बिहेवियर तब तक शो करती है, कौन सी कंडीशंस हमने दो पढ़ी थी, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, इन दो कंडीशंस पे गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है। अगर मैं प्रेशर हाई करूँगी तो गैस डिविएट होगी आइडियल बिहेवियर से, और वो डिविएट अगर आइडियल बिहेवियर से हुई तो वो बॉयल्स लॉ को भी नहीं फॉलो करेगी, क्योंकि बॉयल्स लॉ सिर्फ आइडियल गैसेस फॉलो करती है। आइडियल गैस हो रहने के लिए हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर कंडीशन होनी चाहिए, बट अगर मैं प्रेशर को हाई कर दूंगी, लो नहीं रखूँगी, तो वो गैस आइडियल बिहेवियर से डिविएट होगी और वो बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन हो गई है। Experiment of Boyle in a quantitative manner prove that gases are highly compressible because when a given mass of gas is compressed, the same number of molecules occupy a smaller space। देखिए ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगी तो वॉल्यूम कम होगा, राइट। मैंने प्रेशर को टू टाइम्स किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, देखो यहाँ पे मैंने प्रेशर को क्या किया 2 टाइम्स, तो वॉल्यूम क्या हो गया हाफ, मींस प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। तो यही कह रहे हैं, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी, कंप्रेस करूंगी गैस को, तो अब वो स्मॉलर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये हमें किससे पता चलता है, बॉयल्स लॉ से पता चलता है। दिस मीन्स दैट गैसेज बिकम डेंसर एट हाई प्रेशर, मतलब प्रेशर बढ़ाऊंगी, वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेंगे, वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेंगे तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी में इनवर्स रिलेशन होता है। अ रिलेशनशिप कैन बी ऑब्टेन्ड बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ अ गैस बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ। तो हम बॉयल्स लॉ का यूज़ करके डेंसिटी और प्रेशर ऑफ द गैस में भी वॉल्यूम रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे बाय डेफिनेशन डेंसिटी इज रिलेटेड, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। इफ वी पुट v इन दिस इक्वेशन, वैल्यू ऑफ v इन दिस इक्वेशन फ्रॉम बॉयल्स लॉ, वी ऑब्टेन द रिलेशनशिप। देखिए आगे अगले पेज पे दे रखी है रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप हम ऑब्टेन करेंगे। इसको देखते हैं कि ये कैसे कह रहे हैं। देखिए PV इज इक्वल टू K1, राइट। वॉल्यूम जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो गया, मास अपॉन डेंसिटी। इस वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू K1। तो डेंसिटी कितना आ गया, K1 अपॉन m इंटू पी, सॉरी डेंसिटी को इधर ले जाऊंगी मैं, मतलब यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ ये इक्वेशन, तो P इंटू एम अपॉन K1 इज इक्वल टू डी। तो m अपॉन K1 क्या हो गया, एक नया कांस्टेंट हो गया जिसको मैंने बोला K डैश, और P को P लिखा, तो ये क्या आ गया, D के बराबर आ गया। तो ये यही चीज़ यहाँ लिखी है, राइट, कुछ भी नहीं किया। PV K1 के बराबर है, वेयर K1 इज अ कांस्टेंट, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पुट की, PM अपॉन डी इज K1, फिर इसको यहाँ से ऐसे ले आए, ये डेंसिटी को इधर ले गए, K1 को इधर ले आए, ये आ गया हमारे पास, और M अपॉन K1 एक नया कांस्टेंट बन गया जिसका नाम दे दिया K डैश, और यही लिख दिया। दिस शोज दैट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस। मान लो प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी बढ़ गई, मतलब प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, राइट।
अब जैसे पहला क्वेश्चन है, अ बैलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड्स इतने, इफ एट 1 bar प्रेशर द गैस ऑक्यूपाइज इतने वॉल्यूम, अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बैलून बी एक्सपेंडेड। देखिए इस प्रेशर पे उसका वॉल्यूम इतना है, यानी कि अगर मैं बोलूँ मेरा P1 1 bar है तो V1 क्या हो गया, इतना। अब वो कह रहा है अगर मैं प्रेशर 0.2 रख दूँ तो वॉल्यूम कितना आएगा। तो देखिए बहुत इजी है, इस वाली इक्वेशन का यूज़ करिए और V2 को फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये याद रखिए क्योंकि जो बैलून है वो 0.2 बार प्रेशर पे बर्स्ट हो जाता है, तो हमें वॉल्यूम इससे कम ही रखनी पड़ेगी जो आंसर आया है, ताकि पीवी की वैल्यू कम रहे, राइट। क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा, देखिए मैक्सिमम प्रेशर वो इतना झेल सकता है, तो इससे मैंने V2 निकाला कि अगर प्रेशर वो इतना झेल सकता है, इससे ज़्यादा प्रेशर वो नहीं झेल सकता, तो उसकी वॉल्यूम रेंज कितनी हो जाएगी। तो ये हमने P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 करके निकाल लिया, राइट। नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। मैंने बोला था गे लुसैक का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था चार्ल्स लॉ में, तो वही तभी इसका नाम चार्ल्स लॉ में दिखाया है। गे लुसैक एंड चार्ल्स परफॉर्म्ड सेवरल एक्सपेरिमेंट्स ऑन गैसेस इंडिपेंडेंटली टू इम्प्रूव अपॉन हॉट एयर बैलून टेक्नोलॉजी। तो आपको याद रखना है जब भी हम हॉट एयर बैलून के बारे में बात करेंगे तो हमें चार्ल्स लॉ और गे लुसैक लॉ याद आना चाहिए। Their investigations showed that for a fixed mass of gas at constant pressure, volume of a gas increases on increasing temperature and decreases on cooling. They found that for each degree rise in temperature, volume of a gas increases by 1 upon 273.15 of the original volume of the gas at 0 degree Celsius. Thus, if the volume of gas at 0 degree and at T degrees this, तो ये मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं इसे, ये पूरा मैंने आपको सॉल्व करके दिखा रखा है। एट दिस स्टेज वी डिफाइन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर सच दैट T degree Celsius on new scale is given by this and 0 degree will be this. This new scale is called Kelvin temperature scale और absolute temperature scale. इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको अपने नोट्स में लिखवाई है, Kelvin scale और absolute scale. The 0 degree Celsius on Celsius scale is equal to इतने on the absolute scale. Absolute scale is just Kelvin scale, जिसमें हम Kelvin में रीडिंग्स लिखते हैं. Note that degree sign is not used while writing the temperature in absolute temperature scale, that is Kelvin scale. Kelvin scale of temperature is also called thermodynamic scale of temperature and is used in all scientific works. तो Kelvin scale के 3 नाम हो गए, absolute temperature scale, Kelvin scale और thermodynamic scale. क्यों? क्योंकि और इसको क्या कहते हैं, ये हर साइंटिफिक वर्क में यूज़ होता है। तो ये हम लिख लेते हैं कि केल्विन स्केल जो होता है इसको आप एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हो, और इसी को आप थर्मोडायनेमिक स्केल भी कहते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो चलिए, तो हमें पता है कि इस चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यही लिख रखा है इन्होंने। तो ये भी मैंने आपको यहाँ तक तो बता ही रखा है, ये सारी इक्वेशंस जब मैंने चार्ल्स लॉ पढ़ाया था कि वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर एक कांस्टेंट आता है जिसको इन्होंने K2 नाम दे दिया। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K2 इज डिटरमाइंड बाय प्रेशर अमाउंट एंड द यूनिट्स इन विच वॉल्यूम इज एक्सप्रेस। सिंपली बात है, PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो V अपॉन T क्या हो गया, NR अपॉन P, और इन्होंने V अपॉन T को क्या लिख दिया, एक कॉन्स्टेंट दे दिया K2। तो K2 किस पे डिपेंड करेगा, मोल्स पे डिपेंड करेगा और प्रेशर पे डिपेंड करेगा, और जो हमने यूनिट ली है वॉल्यूम की टू एक्सप्रेस इट उस पे डिपेंड करेगा। तो अब समझ आया, K2 प्रेशर पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ
मोल्स पे डिपेंड करेगा और वॉल्यूम की यूनिट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि V/T इज इक्वल टू NR/P इज इक्वल टू K2। तो K2 इन सब के बराबर है, तो K2 की वैल्यू डिपेंड करेगी प्रेशर पे, नंबर ऑफ मोल्स पे, और यूनिट जिसमें हमने वॉल्यूम को एक्सप्रेस किया है उस पे। तो इक्वेशन 5.10 ये वाली इक्वेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर चार्ल्स लॉ विच स्टेट्स दैट प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम of a fixed mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature. Charles found that for all gases at any given pressure, चार्ल्स ने क्या बताया कि किसी भी प्रेशर पर वॉल्यूम ऑफ अ गैस वर्सेस टेम्परेचर इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन एंड ऑन एक्सटेंडिंग टू जीरो वॉल्यूम and on extending to zero volume each line intercepts the temperature axis at -273.15 डिग्री सेल्सियस। मैंने जब चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन किया था तब मैंने ये एक्सप्लेन किया था, ज़ीरो वॉल्यूम आती है किस पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा होता है, 0 केल्विन वाला टेम्परेचर या -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये यही कह रहे हैं कि ज़ीरो वॉल्यूम आने का मतलब है टेम्परेचर कितना हो गया, -273.15 डिग्री सेल्सियस। स्लोप्स ऑफ लाइन ऑब्टेन्ड एट डिफरेंट प्रेशर आर डिफरेंट, बट एट ज़ीरो वॉल्यूम all the lines meet the temperature axis at -273.15 डिग्री सेल्सियस। यही दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ से ये अब हमने इसको डॉटेड लाइन से थोड़ा सा एक्सटेंड किया पीछे, तो ज़ीरो वॉल्यूम आ रहा है -273.15 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। तो इसको आप समझ सकते हैं ग्राफ को, क्योंकि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तभी इसका जो ग्राफ आया है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है। और ये याद रखिए यहाँ पे हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लिख रहे हैं, राइट। अगर मैं टेम्परेचर को डिग्री केल्विन में लिखती ना, तो मेरा जो ग्राफ आना था वो ज़ीरो से ऐसे पास होता ओरिजिन से, क्योंकि ओरिजिन 0 केल्विन दिखाता है, बट यहाँ पे ओरिजिन -300 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है और -273.15 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा आगे है, इसलिए ये ओरिजिन से ना पास होके आगे से पास हो रहा है। अगर मैं केल्विन में लिखती ना टेम्परेचर, नीचे यहाँ तो डिग्री सेल्सियस में लिखा है, मैं केल्विन में लिखती तो ये सारे लाइनें जो हैं वो ओरिजिन से पास होती। रीज़न बीइंग क्योंकि ज़ीरो वॉल्यूम सिर्फ ओरिजिन पे है, अगर मैं कहीं भी आगे बढ़ूँ, मतलब 0 केल्विन पे 0 वॉल्यूम लाना है मुझे, और 0 केल्विन तो कहाँ आएगा केल्विन स्केल में, अगर मैं यहाँ पे केल्विन में रीडिंग मार्क कर रही हूँ तो यहाँ पे 0 केल्विन आएगा, राइट। तब ये ओरिजिन से पास हो जाता। अगर मैं यहाँ वाले ओरिजिन को 0 केल्विन नाम देती, तो अब हमें क्या होगा, पेपर में हमें ऐसे ग्राफ बना के दे दिया जाएगा और हमें ये चीज़ नहीं लिखी होगी और हमें ये बताना होगा कौन सा प्रेशर सबसे बड़ा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें इन चीज़ों को कैसे करना होता है डील। देखिए दोबारा से मैं बताती हूँ, एक सेकंड में ग्राफ बना लूँ। यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ डिग्री सेल्सियस है, P1 P2 P3 एंड P4। तो ये हमारा ग्राफ बना, ये वाला ग्राफ, ये राइट। तो मैंने क्या बोला, जब भी हमें ऐसे ग्राफ्स को करना होता है डील, हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको लिखेंगे T1, इस पॉइंट को लिखेंगे T2, इस पॉइंट को लिखेंगे T3 और इस पॉइंट को लिखेंगे T4, राइट। तो T4 सबसे बड़ा है, देन T3, देन T2, देन T1, क्योंकि T4 एक्स एक्सिस पे सबसे आगे लाई कर रहा है। हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT। अगर मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, R को कांस्टेंट रखा, N को कांस्टेंट रखा, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा उसका प्रेशर भी सबसे ज़्यादा, मतलब P4, देन P3, देन P2 एंड देन P1। अब देखते हैं क्या ये बुक में भी यही है। येस, बुक में भी P4 सबसे बड़ा है और P1 सबसे छोटा है। तो आपको हमेशा ये मेथड आप ऑप्ट करेंगे तो आपका बहुत इजीली आंसर हो जाएगा। देन
ईच लाइन ऑफ द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ इज कॉल्ड आइसोबार. बार वर्ड इज यूज्ड फॉर प्रेशर. मतलब एक बार तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि एक लाइन के दौरान, चाहे वो ब्लू है, चाहे ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और लाइट ब्लू में प्रेशर डिफरेंट है, बट अगर मैं एक कलर को कंसीडर करूँ, मान लो मैं ऑरेंज को कंसीडर कर रही हूँ, तो इस पूरे ऑरेंज लाइन के दौरान तो प्रेशर सेम रहा ना. ये नहीं ना कि इस पॉइंट ऑफ ऑरेंज पे कुछ और प्रेशर था, मैं इस पॉइंट ऑफ ऑरेंज पे कुछ और प्रेशर हो गया. नहीं, इस पूरी ऑरेंज लाइन के दौरान प्रेशर P2 ही रहा. इसको कहते हैं आइसोबार कंडीशन. Observations of Charles can be interpreted if we put the value of T in equation 5.6. 5.6 इक्वेशन ये वाली इक्वेशन को कह रहे हैं, राइट. अगर मैं T की वैल्यू रखती जाऊँ तो मुझे मिल जाएगा. जैसे अगर मैं उस वाली इक्वेशन जो मैंने आपको जस्ट अभी दिखाई है उसमें टेम्परेचर को ये रखूँ तो वॉल्यूम 0 आ जाएगा. दिस मीन्स गैस विल नॉट एग्जिस्ट. इन फैक्ट ऑल द गैसेज गेट लिक्विफाइड बिफोर दिस टेम्परेचर इज रीच्ड. तो मैंने अपने लेक्चर में भी यही बताया था. दिस द लोएस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर एट विच गैसेज आर सपोज टू ऑक्यूपाई जीरो वॉल्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो. तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर किसे कहते हैं? 0 केल्विन को. क्या ये टेम्परेचर रियल में अचीव हो सकता है? इसको हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी टेम्परेचर क्यों कहा है? क्योंकि ये प्रैक्टिकली हम -273 अचीव नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी टेम्परेचर कह दिया है. ऑल गैसेस ओबे चार्ल्स लॉ एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर क्यों लिखा है? क्योंकि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे कोई भी जो गैस है वो आइडियल बिहेवियर शो करती है और आइडियल गैसेस ही चार्ल्स लॉ को फॉलो करती हैं, राइट. तो अब प्रॉब्लम 5.2 क्या कहती है? ऑन अ शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशन वेयर टेम्परेचर इज इतने, अ बैलून इज फिल्ड. मतलब एक बैलून को हमने भर दिया विद 2 लीटर एयर. ये हमें क्या दे दी? वॉल्यूम दे दिया. और टेम्परेचर हमें अभी कितना मेंशन किया है? 23.4 डिग्री सेल्सियस. व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ बैलून व्हेन द शिप रीचेज इंडियन ओशन वेयर टेम्परेचर इज इतने. तो हमें चार्ल्स लॉ से पता है हम टेम्परेचर को केल्विन में बदलेंगे पहले, दोनों टेम्परेचर्स को, फिर इस वाले फॉर्मूले में V2 निकाल लेंगे ऐसे सॉल्व करके. आई होप सो. ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन रहा है. ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आने ही चाहिए. अब हम आते हैं गे-लुसैक लॉ. प्रेशर इन वेल इन्फ्लेटेड टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बट ऑन अ हॉट समर डे दिस इंक्रीजेज कंसिडरेबली एंड टायर में बर्स्ट इफ प्रॉपर प्रेशर इज नॉट एडजस्टेड प्रॉपरली. ये कह रहे हैं कि मान लीजिए प्रेशर गे-लुसैक लॉ क्या कहता था? वो कहता था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट. कहता था कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है. तो इट मीन्स अगर हॉट समर डे पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा टायर के अंदर, तो टायर बर्स्ट होने की प्रोबेबिलिटी है. पर विंटर्स के दौरान ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग वन में फाइंड प्रेशर इन द टायर ऑफ अ व्हीकल डिक्रीज्ड कंसिडरेबली, राइट. The mathematical relationship between pressure and temperature was given by Gay-Lussac and is known as Gay-Lussac law. It states that at constant volume, pressure of a fixed amount of gas vary considerably with temperature. Mathematically हम इसको ऐसे लिख रहे हैं. The relationship can be derived from Boyle's and Charles' law. Pressure versus temperature graph at constant molar volume is shown. Isochore मतलब सेम वॉल्यूम. जब मैंने सेम वॉल्यूम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माना है तो जो भी ग्राफ मुझे ऑब्टेन होगा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, उसको मैं कहूँगी आइसोकोर. देखिए ये ग्राफ है. इस ग्राफ के दौरान प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ के दौरान अगर मैं सिर्फ ब्लू लाइन को कंसीडर करूँ तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वॉल्यूम क्या रह रहा है? V1 का V1 ही रह रहा है. ये नहीं कि इस पॉइंट पे वॉल्यूम अलग है और इस पॉइंट पे वॉल्यूम अलग है. नो, इस पूरी लाइन पे वॉल्यूम क्या है? V1. सिमिलरली इस पूरी लाइन पे वॉल्यूम क्या है? V2.
ओके, अब अगर हम इसको भी वैसे ही बनाएं जैसे हम हर ग्राफ को कर रहे हैं कि इस एक स्ट्रेट लाइन बनाई, यहाँ पे मैंने करा, ये आया मेरा T1, ये आया मेरा T2, ये आया मेरा T3 और ये आया मेरा T4। तो मुझे पता है T4 एक्स एक्सिस पे सबसे आगे, दैट मीन्स T4 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, राइट। और मुझे पता है PV इज इक्वल टू nRT से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा, दैट मीन्स V4 V3 V2 V1। तो देखिए कितना आसान होता है इस मेथड से कैलकुलेट करना, राइट। अब हम एवोगैड्रो लॉ पढ़ लेते हैं। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है हमें? इट स्टेट्स दैट कि इटालियन साइंटिस्ट एवोगैड्रो ट्राइड टू कंबाइन कंक्लूजन्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी and Gay-Lussac law of combining volume, which is now known as Avogadro law. It states that equal volumes of all gases under जैसे वॉल्यूम वर्सेस n, जैसे PV इज इक्वल टू nRT, तो ये कहते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सिर्फ ये इतना कहता है, बस ये याद रखना है कि इसने किन दो चीज़ों को कंबाइन किया था, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को और गे-लुसैक लॉ जो हमने जस्ट अभी पढ़ा है, ठीक है। दिस मीन्स दैट एज लॉन्ग एज टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और इन अदर वर्ड अमाउंट ऑफ गैस। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ अ गैस, the number of molecules in 1 mole of gas has been determined to be itne, and this is known as Avogadro constant. You will find that this is the same number which we come across while discussing definition of 1 mole. ये बहुत easy बात है। Since volume of gas is directly proportional to number of mole, 1 mole of each gas at standard temperature and pressure will have same volume. मैं चाहे कोई भी गैस लूँ, हीलियम लूँ, हाइड्रोजन लूँ, ऑक्सीजन लूँ, 1 मोल ऑफ गैस एट STP विल हैव द सेम वॉल्यूम। मतलब STP पे हम कंडीशंस क्या लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। हम 1 ATM भी लिख देते हैं, बट NCERT ने क्या लिखा है, 1 बार। दीज वैल्यूज अप्रॉक्सीमेट फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। ऑब्वियसली फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस है और एटमोस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल 1 बार ही होता है। तो एट STP मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस और अ कम्बिनेशन ऑफ आइडियल गैसेज इज 22.7। पर आप सोचेंगे हम तो 22.4 लेते हैं, तो जब हम 1 बार लिख रहे हैं तब हम 22.7 लेंगे। अगर हम STP पे 1 ATM कंसीडर कर रहे हैं तब हम आंसर क्या लिखेंगे, 22.4। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ओके। जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार लेते हैं तो हम मोलर वॉल्यूम कंसीडर करते हैं 22.7, और जब हम 1 ATM लेते हैं तब हम मोलर वॉल्यूम कंसीडर करते हैं 22.4, राइट। तो चलिए नेक्स्ट आता है दिस, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और हमें क्या बोला है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। मैंने यहाँ इसको प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो K4n लिख दिया। अब n की जगह मैंने ये वैल्यू पुट की, तो V इज इक्वल टू K4 इंटू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है, तो कैपिटल M क्या आ गया, K4 राइट। इतना आपको क्लियर है। अब ये कह रहे हैं इक्वेशन 5.13 कैन बी रीअरेंज्ड एज फॉलोज। अब इसको आप कैसे लिख पा रहे हैं, देखिए इस चीज़ को आप कैसे लिख पा रहे हैं। आपको ये पता चल गया कि वॉल्यूम इज K4m अपॉन D। ध्यान से देखिए आपको क्या पता चला, वॉल्यूम इज K4 स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अब मैं इस कैपिटल M को इधर लेके गई,
और m अपॉन v क्या होता है, डेंसिटी। तो क्या m k4d के बराबर आया, मेरा भी यहाँ पे m k4d के बराबर आया, राइट। यहाँ पे कैपिटल M लिखने की बजाय ना इनको कैपिटल V लिखना चाहिए, क्योंकि ये गलत बन रहा है फिर। देखिए M क्या है, K4 M अपॉन V, K4 M अपॉन V, और M अपॉन V को हम क्या लिखेंगे, स्मॉल d, डेंसिटी। तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे कैपिटल V आएगा, राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये SATP दे रखा है, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। The previous standard is still often used and applies to all chemistry data more than decade old. In this definition, STP denotes same temperature 0 degree Celsius but a slightly higher pressure of 1 atm. तो ये कह रहे हैं पहले तो हम 1 बार लेते थे बट अब हम 1 atm लेने लग गए हैं प्रेशर को। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑफ अ कम्बिनेशन ऑफ गैसेज ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, ऊपर लिखा था 22.7, अब लिखा है 22.4। डिफरेंस क्या है, ऊपर प्रेशर लिया था 1 बार, अब क्या लिया है 1 atm, राइट। अब हम आता है SATP। SATP जो होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो भी हमारा साइंटिफिक वर्क्स में यूज़ होता है। इसमें हम टेम्परेचर कितना लेते हैं इतना, और प्रेशर कितना लेते हैं 1 बार, राइट। देखिए इसमें हमने टेम्परेचर लिया 298.15 केल्विन, राइट। मतलब हम इसमें 25 डिग्री सेल्सियस क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं, और 1 बार प्रेशर ले रहे हैं। और SATP पे मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस क्या होता है, 24.789। तो ये थोड़ा सा चीज़ याद रखनी है। STP अगर आए तो हमने टेम्परेचर लिए 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर लिए 1 atm। अगर आपका SATP आए तो हमने टेम्परेचर लिया है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर लिए 1 बार। और अगर NTP आता है तो NTP पे हम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, STP पे 0 डिग्री, NTP पे 20 डिग्री, SATP पे 25 डिग्री, राइट। अब हम STP पे आजकल प्रेशर लेने लग गए हैं 1 atm, और एम्बिएंट वाले पे हम लेते हैं 1 बार, राइट। और उसमें जब हम 1 बार प्रेशर लेते हैं तो 22.7 ml आता है, हम 1 atm लेते हैं तो 22.4 आता है लीटर, राइट। और अगर हम SATP पे लेते हैं तो 24.789 आता है क्या, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम एम्बिएंट टेम्परेचर पे कितना आता है, 24.789। तो आई गेस दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। हेयर D इज़ द डेंसिटी। ये जो आपको इक्वेशन दिखाई मैंने अभी D, स्मॉल d वाली, यहाँ पे स्मॉल d क्या है, डेंसिटी है। ये यहाँ ये बता रहे, वी कैन कंक्लूड फ्रॉम इक्वेशन जो अभी मैंने आपको दिखाई, दैट डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। वो तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स में P मोलर मास इज इक्वल टू DRT भी बताया था। तो इससे भी क्लियर हो रहा है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, राइट। अ गैस that follow Boyle's law, Charles' law, Avogadro law strictly is called ideal gas. Such a gas is hypothetical. It is assumed that intermolecular forces are not present between molecules of an ideal gas. Real gases follow these laws only under certain specific condition when force of interaction are practically negligible. In all other situations they deviate from ideal behavior. You will learn about the deviations later in this unit. तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। देखिए यहाँ पे इन्होंने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ को कंबाइन करा और इससे ये सिर्फ ये इक्वेशन ले आए। हमें सिर्फ ये इक्वेशन से मतलब है PV इज इक्वल टू nRT से, वेयर R इज गैस कांस्टेंट, इट इज सेम फॉर ऑल गैसेस। इसको आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हो या आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हो।
तो इसको आप दोनों नाम से जानते हो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और आइडियल गैस कांस्टेंट। मैं इसको आइडियल गैस कांस्टेंट कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये वॉन्डर वॉल इक्वेशन जो रियल गैसेस के लिए उसमें नहीं आएगी, उसमें भी होता ही है आर। अब हमारे इक्वेशन 5.18 यानी कि ये वाली इक्वेशन शोज दैट वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स अपॉन यूनिट्स इन विच प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर measured. If three variables in this equation are known, fourth can be calculated. From this equation we can see that at constant temperature and pressure PV is equal to nRT पे अगर मैं बोलूँ constant temperature और pressure है तो n moles of any gas will have the same volume. ये एवोगैड्रो लॉ ही बता रहा है. दिस इक्वेशन विल बी एप्लीकेबल टू एनी गैस अंडर दोज कंडीशंस व्हेन बिहेवियर ऑफ गैस अप्रोचेस आइडियल बिहेवियर. वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एसटीपी इज, अभी यहाँ पे 1 बार प्रेशर लिया तो इन्होंने 22.7 लिख दिया. वैल्यू ऑफ आर फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस. मैंने क्या लिया, सबको मैंने स्टैंडर्ड मतलब जो एसआई यूनिट है, जैसे प्रेशर की पास्कल एसआई यूनिट है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब है, मोल की तो मोल ही है, टेम्परेचर की केल्विन है, तो इससे अगर मैं सॉल्व करूँगी तो आर की वैल्यू क्या आएगी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. मैंने आर की डिफरेंट वैल्यूज़ आपको बता रखी हैं. एट एस टी पी यूज अर्लियर, अगर मैं एस टी पी लूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन. राइट. Ideal gas equation is a relation between 4 variables and it describes the state of any gas. Therefore, it is called as equation of state. Right? हमने equation of state में जैसे हमने reduced equation of state पढ़ा था, corresponding equation of state पढ़ा था, वैसे ideal gas relation जो होता है वो हमें 4 variables PV is equal to nRT होता है. इसमें 4 variables कौन से हैं? PV, nR, क्योंकि एन टी आर इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो 4 वेरिएबल्स के बीच में ही हमें रिलेशन बताता है और इट डिस्क्राइब स्टेट ऑफ एनी गैस. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट. विच इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट? आइडियल गैस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट. राइट. अच्छा बताइए, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हम प्रेशर कंसीडर करते हैं 1 बार और प्रेशर कंसीडर करते हैं 1 बार और हम वॉल्यूम कितनी कंसीडर करते हैं, सॉरी टेम्परेचर कितना कंसीडर करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, और हम वॉल्यूम कितनी मान लेते हैं, मोलर वॉल्यूम 24.789. ये जस्ट मैंने रिवीजन के लिए बोला. प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और मोलर वॉल्यूम 24.789 लीटर्स. Let us now go back to ideal gas equation. This is relationship for simultaneous variation of the variables. If temperature, volume and pressure of a fixed amount of gas vary from T1, V1 and P1 to this and this, then we can write. देखिए कुछ नहीं कह रहा है, ये सिर्फ ये कह रहा है कि अगर मैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस लूँ और मैं मतलब मेरा अमाउंट ऑफ गैस फिक्स्ड है और आर तो फिक्स है ही, तो P1 V1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. ये बहुत ही ईजी है समझने के लिए. आई डोंट थिंक सो इसको समझाने की ज़रूरत है. इक्वेशन 5.19 इज़ वेरी यूजफुल इक्वेशन. इफ़ आउट ऑफ 6 वैल्यूज़ ऑफ 5 वेरिएबल इज़ आर नोन, द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशन दिस इक्वेशन इज़ नोन एज कंबाइंड गैस लॉ. इस इक्वेशन को कहते हैं कंबाइंड गैस लॉ. तो इक्वेशन ऑफ स्टेट किसे कहते हैं? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को, आइडियल गैस इक्वेशन को. और कंबाइंड गैस लॉ किसे कहते हैं? P1 V1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. इसको कहते हैं कंबाइंड गैस लॉ. तो देखिए यहाँ पे कंबाइंड गैस लॉ पे क्वेश्चन भी है. आई होप ये आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकेंगे. अब देखिए ये जो रिलेशन था ये मैंने अपने एक्स्ट्रा हाईलाइटेड पॉइंट्स में दिखाया था कि प्रेशर इनटू मोलर मास, अगर मैं प्रेशर को इधर ले आऊँ, विल बी इक्वल टू DRT. तो ये आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट अगेन.
अब हम आते हैं डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे। दिस लॉ वॉज फॉर्मुलेटेड बाय जॉन डेल्टन इन 1801. It states that total pressure exerted by a mixture of any non-reactive gases is equal to sum of partial pressure of individual gases. Pressure which these gases would exert if they were enclosed separately in same volume and under same conditions of temperature. In a mixture of gases, the pressure exerted by individual gas is called partial pressure. तो ये वाला पॉइंट मैंने अपने लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, पार्शियल प्रेशर वाला, और ये वाली चीज़ भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी. गैसेज आर जनरली कलेक्टेड ओवर वाटर एंड देयरफॉर आर मोइस्ट. प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सबट्रैक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फ्रॉम द टोटल प्रेशर ऑफ मोइस्ट गैस विच कंटेन्स वाटर वेपर्स ऑल्सो. Pressure exerted by saturated vapor water vapor is called aqueous tension. Aqueous tension of water. तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, गैस जो होती है वो वाटर के ऊपर कलेक्ट होती है और वो जनरली मॉइस्ट होती है. मतलब एटमॉस्फेयर में गैस जो होती है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी होता है, तो गैसेस जनरली मॉइस्ट फॉर्म में होती हैं. तो अगर मुझे प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालना होता है तो मैं क्या करती हूँ, प्रेशर टोटल जो मुझे उस टाइम एटमॉस्फेयर का दिख रहा है उसमें से एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर, हटा दूं तो मेरे पास जो बचा हुआ प्रेशर आएगा वो ड्राई गैस का प्रेशर आ जाएगा. राइट. देखिए मेरे पास गैस है और उसमें मॉइस्चर भरा हुआ है. अब गैस और मॉइस्चर तो दोनों का प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर टोटल. उसमें से मैं मॉइस्चर का प्रेशर हटा दूं तो मेरे पास प्रेशर ऑफ ड्राई गैस बचेगा. यही इन्होंने कह रखा है कि प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सबट्रैक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फ्रॉम द टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस विच कंटेन वाटर वेपर्स ऑल्सो. तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन. मैंने वेपर प्रेशर पढ़ाते वक्त बताया था, वाटर के लिए वेपर प्रेशर का दूसरा नाम होता है एक्वस टेंशन. तो ये भी बहुत इजी चीज़ हो गई. पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. तो देखिए ये वाला पूरा पढ़ने की बजाय ये मैंने पूरी डेरिवेशन अपने लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखी है. आई गेस 1 मिनट. तो सिंपली हम इस पे बढ़ेंगे कि P1 इज इक्वल टू x1 P टोटल, P2 इज इक्वल टू x2 P टोटल, वेयर x1 x2 आर मोल फ्रैक्शंस. राइट. क्योंकि ये दोनों मैंने आपको बहुत डिटेल में प्रूव कर रखे हैं. मैंने आपको ऐसे प्रूव करा था कि P1 अपॉन P2 विल बी इक्वल टू x1 अपॉन x2 विल बी इक्वल टू n1 अपॉन n2. ये लिख के दिखाया था मैंने आपको. और मैंने ये भी बताया था P1 इज इक्वल टू x1 P टोटल एंड P2 इज इक्वल टू x2 P टोटल. तो आपको बेसिकली तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए. अब एक हमारे पास प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम 5.4, विच स्टेट कि एक नियॉन और डाइऑक्सीजन मिक्सचर है, कंटेन इतने ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन एंड इतने ग्राम ऑफ नियॉन. इफ प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज इन द सिलेंडर इज इतने, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर. तो देखिए टोटल प्रेशर आपको दे रखा है, P टोटल आपको दे रखा है 25, जो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बराबर. तो 25 किसके बराबर हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बराबर. अब आपको क्या पता है, डाइऑक्सीजन का गिवन मास पता है, इससे आप क्या निकालेंगे, डाइऑक्सीजन के मोल्स निकालेंगे. इससे आप क्या निकालेंगे, नियॉन के मोल्स निकालेंगे. अब इन दोनों के मोल्स आ गए. मान लो इसका मोल आया N ऑफ O2 और इसका मोल आया N ऑफ Ne. राइट. तो इसके मोल्स आए N ऑफ O2, इसके मोल्स आए N ऑफ Ne. तो P ऑफ Ne अपॉन P ऑफ O2 विल बी इक्वल टू N ऑफ Ne अपॉन N ऑफ O2.
यस। तो इससे आपको, आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इससे आपको इसका भी रिलेशन आ जाएगा। अब आपको क्या पता है, इन दोनों का सम ये है, और पी एन ई अपॉन पी ओ टू जो है वो मान लो कोई भी 3 आ गया मान लो, तो आपको ये भी पता है, ये जस्ट मैंने सपोज किया है। तो पी एन ई और पी ओ टू को डिवाइड करके ये आता है, ये भी पता है, और इन दोनों को ऐड करके ये आता है, ये भी पता है। अब इसके बाद तो आपको सिंपल क्या अप्लाई करनी है, मैथ्स अप्लाई करनी है, राइट। तो बहुत इजी हो जाएगा अब आपके लिए सॉल्व करना। मैंने आपको बता दिया कि आपको पी एन ई प्लस पी ओ टू भी पता है, और आपको पी एन ई अपॉन पी ओ टू भी निकालना है। कैसे? एन ऑफ एन ई अपॉन एन ऑफ ओ टू को डिवाइड करके, और फिर सिंपल मैथ्स लगा के इसको सॉल्व करना है। ट्राई करिए खुद, नहीं होता लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं ये क्वेश्चंस इसलिए छुड़वा रही हूँ क्योंकि अगर आप एक बार खुद भी ट्राई करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथ्स है। मैंने आपको मेथड बताया, आगे करना आपकी जिम्मेदारी है। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स केटीजी वगैरह बच रहा है। तो अभी हमारा काफ़ी कुछ बच रहा है इस लेक्चर में, तो अभी हम यहीं तक पढ़ते हैं। हमारा यहाँ तक हो चुका है, हमने यहाँ तक बहुत अच्छे से करा है। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर भी हमने कर लिया है। इसमें हम 1 बार कंसीडर करते हैं, मोलर वॉल्यूम 24.789 लीटर कंसीडर करते हैं, और इसमें टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करते हैं। तो अभी हम इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, फिर हम काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।